हेलो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं करण सिंह वेलकम करता हूं आप सभी का हमारे चैनल अमेजिंग साइंस साइड में, जिसमें हमारी क्लास चल रही है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसमें हमारी बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमारे लेक्चर नंबर आज है 17 कंप्लीट हो चुका है। आज है हमारा लेक्चर नंबर 18, ठीक है, जिसमें हमारे क्वेश्चन 7 पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा क्वेश्चन चल रहा था क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्वेश्चन नंबर 8 में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी जो हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी एमओटी। तो ये इसको दूसरे मार्कर के साथ टिक कर लेते हैं। तो हमारा अगला जो है टॉपिक वो है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड के लिए है। बीबीटी भी कोवेलेंट बॉन्ड के लिए थी। बीबीटी हमारी दो थ्योरीज को मिलाकर बनाई गई थी, जैसे कि एक हमारी हिटलर-लंदन थ्योरी और एक पाउलिंग-स्लेटर थ्योरी। तो जो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है यानी एमओटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वो हमारी है हुंड-मुलिकन थ्योरी। क्या है हमारी? हुंड-मुलिकन थ्योरी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा लगभग 2 लेक्चर इसके हो चुके हैं। एक में हिटलर-लंदन थ्योरी आपको कराई मैंने और एक आपको कराई उसी के पार्ट 2 में पाउलिंग-स्लेटर थ्योरी, जिसमें हमारी बीबीटी दोनों कंप्लीट हो गई। आज का हमारा टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। तो देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए हुंड-मुलिकन ने, हुंड-मुलिकन क्या थे? एक साइंटिस्ट का नाम था, जिन्होंने एक थ्योरी को, एक न्यू थ्योरी को प्रपोज किया। किसे किया? एक न्यू थ्योरी को प्रपोज किया जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कमियां या डिफेक्ट्स का मतलब कमियां, ठीक है, तो जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए एक न्यू थ्योरी प्रपोज की, जिसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमओटी यानी बोलते हैं। मैं एमओटी को अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है, उसकी शॉर्ट फॉर्म। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स हैं या कुछ पॉइंट हैं जो कि फॉलोइंग है। ठीक है, इसके पॉइंट बहुत सारे हैं। ये थ्योरी लगभग 2 लेक्चर में कराने लायक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आज लेक्चर लगभग आपका हो सकता है 1 घंटे के आसपास हो जाए। ठीक है, आप गुस्सा मत होइएगा और बोर मत होइएगा लेक्चर में। ठीक है, ध्यान से लेक्चर को बस देखिएगा अच्छे से और कॉपी पेन सामने रखिए, जिससे आप इसको साथ साथ नोट करते चलें। ठीक है, और अगर किसी को नोट्स चाहिए, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट है जो हमसे जुड़ा हुआ है उसको नोट्स की जरूरत है, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकता है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप वहां पे जाके जुड़ते हैं और रिक्वायरमेंट करते हैं कि हाँ हमें सर नोट्स चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अन्यथा आप वीडियो से केवल पढ़िए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी हो। अभी तक तो किसी ने कमेंट किया नहीं है कि उसको नोट्स चाहिए। ठीक है, यदि किसी को चाहिए होंगे नोट्स तो वो मुझे जरूर बताएगा। ठीक है, तो वो कमेंट में बताइएगा। अभी कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर 3rd सेमेस्टर के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दीजिए। ठीक है, तो अगर 3rd सेमेस्टर का कोई हमारी वीडियो देख रहा हो, अगर उसको जरूरत है, तो हम 3rd सेमेस्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तभी स्टार्ट करेंगे जब मुझे लगभग 10-12 कमेंट्स हमारी वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, अभी 2-3 कमेंट ही आए हैं। यदि और कमेंट आते हैं तो मैं आपको जरूर कराऊंगा। ठीक है, 3rd सेमेस्टर भी स्टार्ट हम लोग करेंगे, क्योंकि मेरा मेन मोटिव क्या है? मेरा मेन मोटिव जो है वो ये है कि जो फेस हमने की प्रॉब्लम फेस की है, जो प्रॉब्लम हमने फेस की है वो आप लोगों को ना करनी पड़े। ठीक है, इधर उधर कोचिंग दर बदर ना भटकना पड़े। ठीक है, और क्या होता है कि आप दर बदर भटकते हैं और पूरा समय कोचिंग में बर्बाद करते हैं, बट फिर भी क्या होता है, कोचिंग में आप पढ़ तो आते हैं लेकिन घर आते वो सब भूल जाते हैं, और एग्जाम में आपको समय भी नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ होता है गांव से रूम पर रहते हैं या फिर मतलब बहुत बहुत दूर से आके कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो उन्हें क्लास अटेंड करनी होती है कॉलेज में, उसके बाद फिर कोचिंग पढ़नी होती है, तो उन्हें खुद पढ़ने का समय नहीं मिलता। इसलिए आपके समय को बचाने के लिए ही मैं क्या कर रहा हूँ, ये वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि देखिए मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए आपका समय ले लिया, कोई बात नहीं, आइए चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? इस थ्योरी के अनुसार किसी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में भाग लेने वाले एटम्स की एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के क्लोज आकर न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करती हैं, जिन्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। किसे कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल?
इस थ्योरी के अनुसार किसी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में भाग लेने वाले एटम्स की एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के क्लोज आती हैं। क्या आती हैं? किसी मॉलिक्यूल में फॉर्मेशन में भाग लेने वाली जो एटम्स की एटॉमिक ऑर्बिटल होती हैं वो जब आपस में क्लोज आती हैं तो एक न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करती हैं जिसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। ये हम शायद हाइब्रिडाइजेशन से पहले हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जहां पे मैंने आपको सिग्मा बॉन्डिंग एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जिस लेक्चर में पढ़ाया था उसी में शायद मैंने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की भी डेफिनेशन लिखाई थी। ठीक है, वो आप ध्यान से देख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, शुरू में होगा इस चैप्टर का जो फर्स्ट या सेकंड लेक्चर होगा वहां पे आप ध्यान से देखिएगा, आपको मिलेगा, वरना मैंने यहाँ डेफिनेशन करा ही दी है। ठीक है, तो और आप इसको साथ साथ नोट करते हुए चला कीजिए, क्योंकि आपको बाद में अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको ये बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है, और आप देखिए आपका ये पेपर ही थ्योरेटिकल है, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, और जो हिंदी और इंग्लिश मिक्स लिखते हैं जो स्टूडेंट, उनके लिए ये ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र है, उनके लिए बहुत बढ़िया है एकदम। मैंने आपके लिए मेहनत करके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर दिए हैं, जिससे आपको थोड़ी सी भी मेहनत न करनी पड़े, बना बनाया लड्डू हो जिसको आप गपाक से खा जाओ। ठीक है, तो इसको आप खा लीजिए लेक्चर को, यानी पढ़ लीजिए। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल यानी LCAO मेथड के द्वारा होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? LCAO मेथड के द्वारा होता है, जिसकी फुल फॉर्म ये लिखी हुई है। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के द्वारा होता है। इस मेथड में दोनों एटम्स के न्यूक्लियस क्या करते हैं? एक लाइन में एक दूसरे के क्लोज आते हैं। इस मेथड में क्या होता है? LCAO मेथड में जो दोनों एटम्स होते हैं, जो दो एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, उनके न्यूक्लियस क्या होते हैं? एक ही लाइन में, यानी एक स्ट्रेट सीधी लाइन में एक दूसरे के क्लोज यानी पास में आते हैं। जिन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, ठीक है, पहले आते हैं यानी आ जाते हैं, तो उन दोनों एटम्स की एक एक एटॉमिक ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी एंड सिमेट्री सेम होती है। कैसी होती है? एनर्जी और सिमेट्री कैसी होती है? सेम होती है। ठीक है, तो वे कॉम्बिनेशन करके क्या करते हैं? टू न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। ये हमने यहाँ तो शॉर्ट फॉर्म समझी और यहाँ पे इसका पूरा प्रोसेस समझ लिया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसे कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? सॉरी, देख लीजिएगा आप, ये क्या लिखा हुआ है, इसको चलिए सही कर देते हैं। ऑर्बिटल, तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, यही तो थे, हम कॉम्बिनेशन करके टू न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, जिन्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। इनमें से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कंबाइन होने वाली ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से क्या होती है? कम होती है, तथा दूसरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कंबाइन होने वाली ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से अधिक होती है। इन्हें क्रमशः देखिए, जिसकी एनर्जी कम होगी कंबाइन होने वाली ऑर्बिटल से, जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होगी, उसे हम क्या कहेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कंबाइन होने वाली ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से अधिक होगी, उसे हम क्या कहेंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो अधिक वाली को क्या कहेंगे? एंटी बॉन्डिंग, और कम वाली को क्या कहेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो इन्हें क्रमशः का मतलब है कम वाले को पहले रखा गया है और अधिक वाले को बाद में रखा गया। क्रमशः का मतलब ये होता है ऊपर की तरफ सेम बिल्कुल पीछे उसी सीक्वेंस में। ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, अब हम इनमें दो टॉपिक हमारी नजर में आए जिनको मैंने हाईलाइट कर दिया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग। अभी तक आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल समझ गए कैसे बनते हैं? भाई कोई एटम है जो उसके फॉर्मेशन में भाग लेते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के,
फॉर्मेशन में जो भाग लेते हैं उनकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होती है, एक दूसरे के क्लोज आती है और डी ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करती है। ये डेफिनेशन बेस्ट है, ठीक है, पीछे भी लिखा चुका हूँ। और ये इसका विस्तार यानी थोड़ा अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है कैसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। सभी नहीं होती, कुछ होती है, इसको विस्तार से लिखा गया है और यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको एक डेफिनेशन बता दी गई। ओके, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये क्या होता है, ठीक है। आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल समझ लिया, बट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये क्या होता है। और इसमें एक टॉपिक और आ जाएगा कि नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होंगे, क्योंकि भाई बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग लेकिन एक नॉन बॉन्डिंग भी तो होगा, ठीक है। तो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा वो मैं आपको आगे जो है वही समझाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे एक टॉपिक ये भी बनेगा, एक ये बनेगा, इन दोनों को भी हम समझेंगे इसी बोर्ड पे, ठीक है। और उसके बाद नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर जरूरी होगा तो वो भी मैं भी करा दूंगा, ठीक है। तो आप इसको एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी जो नोट कर रहे हैं स्टूडेंट वो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं वो कीजिए, ठीक है। यदि आप नोट नहीं करेंगे तो आपको क्लियर ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे तो आपका दिमाग जो है बाद में खराब होगा इसको देखकर, ठीक है। क्योंकि ये थ्योरेटिकल पेपर है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आपको अगर पढ़नी है तो 5th सेमेस्टर में आपके पास अच्छी खासी केमिस्ट्री आएगी। केमिस्ट्री का नाम सुनते ही आपके मन में एक ख्याल आता होगा रिएक्शन, है ना। 12th में बहुत काफी रिएक्शन पढ़ी होगी, अगर वैसी ही रिएक्शन और उससे बढ़ चढ़ के चाहिए और बड़ी बड़ी रिएक्शन चाहिए तो वो आपको 5th सेमेस्टर में मिलेंगी, ठीक है। वहां पे ऑर्गेनिक सिंथेसिस है, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ, वहां पे मैंने देखा है वो पेपर बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है, मैंने खुद पढ़ा है इसलिए मुझे पता है वो बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं है। वहां पे सब रिएक्शन है, सब रिएक्शन है, आप उसे पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। तो अभी थ्योरेटिकल पढ़िए, बेसिक क्लियर कीजिए पहले, उसके बाद जब आप 5th सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो मैं भी आपको, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहे तो आप इसी पर पढ़िएगा, ठीक है, 5th सेमेस्टर की भी केमिस्ट्री। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, पहले उससे पहले हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के डायग्राम को समझ लेते हैं, उसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा वही लिखकर इसको थ्योरेटिकल रूप में समझ लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है हमारा, ये है हमारा डायग्राम, जो हमने पीछे 2 पॉइंट डिस्कस किए, तो उन पॉइंट्स के यानी जो हमारा सेकंड वाला पॉइंट था उसके बेसिस पर ये हमने डायग्राम बनाया है। तो क्या हमने उसमें पढ़ा था कि एक हमारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो हमारे एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में, उनकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी, पार्टिसिपेट करने वाली ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से यदि कम हो तो उसको हम क्या, जैसे हमारे देखो हमने हमारे कोई एटम है, उनकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया किसमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में। तो जब हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो उसमें से जिनकी एनर्जी, मान लीजिए ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारा बना, ठीक है, तो इसकी एनर्जी यदि कम है तो हम इसको सिग्मा, यानी ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल हमारी फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। तो ये पार्टिसिपेट कर रही है, तो इससे हमारी ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनी, सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी। एटॉमिक ऑर्बिटल तो पार्टिसिपेट करती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी, तो जब ये बनी तो एक तो इनको हम देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो होता है उसको हम सिग्मा से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं, सिग्मा, आपने ये पढ़ा होगा, सिग्मा से प्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी जो हमारी ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल्स उससे कम होती है। ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल से हमारी सिग्मा, जो हमारी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है उसकी एनर्जी कम होती है, इसलिए इसको नीचे शो किया गया है। ये देखिए ये एनर्जी लेवल है, बढ़ता हुआ एनर्जी लेवल, ये कम है ये ज्यादा है, ठीक है। तो और जो हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक दूसरी हमारी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बनती है, एक की तो कम होती है और एक की अधिक, हमने अभी पढ़ा था सेकंड पॉइंट में कि एक की ज्यादा होती है। तो जो ज्यादा होती है उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, जो कम होती है उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये सिग्मा स्टार लगा के, सिग्मा के ऊपर स्टार लगाते हैं तो इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर कहते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। इसको स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सिग्मा के ऊपर स्टार लगा के। तो इसकी एनर्जी हाई होती है, ठीक है। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जब हाई होगी तो ये अनस्टेबल होगा, जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा होती है वो उतना ही अनस्टेबल होता है, ठीक है। और जो इसमें जो बॉन्ड होंगे वो भी स्ट्रांगली क्या होंगे,
इसके जो न्यूक्लियस होंगे वो इनको स्ट्रांगली क्या करता है, अपने साथ पकड़कर नहीं रख पाता है, ठीक है। ये तो स्ट्रांगली नहीं पकड़ के रखेगा, ये रिपल्सन करेगा क्योंकि एनर्जी हाई है, तो एक दूसरे की न्यूक्लियस को क्या करेगा, ये दोनों एटम है, इनके न्यूक्लियस आपस में पास आएंगे तभी तो इसका फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन ये उनको रिपिल करता है। क्या करता है, दोनों न्यूक्लियस को, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल की न्यूक्लियस को रिपिल करता है, ठीक है, यानी रिपल्सन करता है, प्रतिकर्षण करता है, ठीक है। ये प्रतिकर्षित करता है और साथ में अनस्टेबल भी है क्योंकि इसकी एनर्जी हाई है। और ये क्या है, ये जो है हमारा न्यूक्लियस को बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्डेड रखता है, इसलिए इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और इसकी एनर्जी भी क्या होती है, हमारी कम होती है, ठीक है, इसलिए ये स्टेबल भी होता है, ठीक है। ये यानी इससे आपको क्या पता चला, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टेबल होता है और साथ में न्यूक्लियस को स्ट्रांगली बॉन्डेड रखता है, ठीक है, उनको जकड़ के रखता है बिल्कुल। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो अनस्टेबल होता है क्योंकि एनर्जी हाई होती है उसकी, और साथ में सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये ओनली सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग जो अभी हमने डायग्राम बनाया था, जो उसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल समझा था, अब उसको हम लोग रिटन रूप में यानी लिखित रूप में समझ लेते हैं, क्योंकि आपको अभी मैंने आप लेक्चर देखकर हटोगे और आप सब कुछ भूल जाओगे, इसलिए लिखा हुआ जरूर होना चाहिए। इसलिए मैं हर चीज जो भी डायग्राम बनाता हूँ उसके बारे में सब कुछ लिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप बार बार उसको रिफ्रेश कर सको। तो जैसे हमारा पहला क्या था, उसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होती है, ठीक है, जो बताया वही लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। मॉलिक्यूलर जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनके ओरिजिनल ऑर्बिटल से क्या होती है, एनर्जी कम होती है, ठीक है, जिससे मिलकर वह बनी होती है, जिससे मिलकर यह बनी होती है उनसे इनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। इनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, इनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। आपसे सवाल पूछा जा सकता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं, ठीक है, तो आप बता सकते हैं जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में जिनकी एनर्जी ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होती है और उनमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये दोनों एटम्स के न्यूक्लियस को स्ट्रांगली, कैसे, स्ट्रांगली बॉन्डेड रखती हैं। इनकी एनर्जी कम होने के कारण, ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाती है, ठीक है। जिनकी एनर्जी कम होगी, जिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, वो मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाएंगी, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नंबर 2, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी उन ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से अधिक होती है जिनसे मिलकर ये बनी होती है, ठीक है। इनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। उनमें क्या बोल रहे थे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में क्या करती है, रिपल्सन करती हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी हाई है, इसलिए ऑर्बिटल्स को क्या करेंगी, रिपिल करेंगी, ठीक है, उनके न्यूक्लियस को। जो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों जो एटम्स के न्यूक्लियस होते हैं उनको रिपिल करेंगी क्योंकि इनकी एनर्जी हाई है। इनकी एनर्जी लो होती है, इसलिए ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट यानी स्ट्रांगली बॉन्डेड रखते हैं। अट्रैक्शन भी लिख सकते हैं बट स्ट्रांगली बॉन्डेड मैंने लिख दिया, ठीक है, लेकिन ये रिपल कर देते हैं यानी रिपल्सन कर देते हैं, ठीक है, उत्पन्न करते हैं। इनकी हाई एनर्जी होने के कारण ये अनस्टेबल भी होते हैं। ये मॉलिक्यूल क्या होती है, मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बना देती है, ठीक है। ये सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में चल रहा है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अनस्टेबल बनाती है, क्यों, क्योंकि इनकी एनर्जी हाई होती है, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को स्टार लगाकर, क्या लगाकर, इसको हाईलाइट कर लीजिए, स्टार लगाकर रिप्रेजेंट या शो करते हैं, ठीक है। अतः इन दोनों से निष्कर्ष क्या निकलता है, इन दोनों से ये निष्कर्ष निकलता है, अतः बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, देखिए ई के ऊपर नेगेटिव साइन और एस लगा हुआ है, नेगेटिव ई के ऊपर नेगेटिव साइन यानी इसको इलेक्ट्रॉन को ऐसे तो डिनोट करते हैं, जैसे ई के ऊपर नेगेटिव साइन, तो मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की नंबर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की नंबर से जितनी अधिक होगी,
यानी कहने का मतलब ये है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की नंबर यदि ज्यादा होगी तो हमारा मॉलिक्यूल उतना ही अधिक स्टेबल होगा, तथा यदि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की नंबर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की नंबर से जितनी अधिक होगी मॉलिक्यूल उतना ही अधिक अनस्टेबल होगा। तो इससे कहने का मतलब इस पूरे ये जो लास्ट में मैंने लिखाया अतः करके हेंस करके, इसका पॉइंट मतलब क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की नंबर यदि ज्यादा है तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की नंबर कम है तो अनस्टेबल होगा। समझ में आ गया? आप केवल एक को याद रखिए, आपको दोनों याद हो जाएंगे। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ज्यादा स्टेबल और कम तो अनस्टेबल, क्योंकि भाई ये कम होगा तो ये वाला एंटी बॉन्डिंग ज्यादा होगा, तो सीधी सी बात है। क्लियर? आप समझ गए होंगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने बॉन्डिंग पढ़ लिया, एंटी बॉन्डिंग पढ़ लिया, लेकिन ऐसे भी तो कुछ ऑर्बिटल होते होंगे जो दोनों में पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते, ठीक है, और करते भी हैं तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि करते भी हैं तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में या एटॉमिक ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में जो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती हैं तो उनके पार्टिसिपेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में ना ही एनर्जी हाई होती है ना ही लो होती है, एनर्जी पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। तो ऐसे कौन है? उनको हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं उनको? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो चलिए नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को अब हम समझेंगे, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को। तो देखिए नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होता है, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट का थर्ड पॉइंट है, ठीक है। हमारा एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के सेकंड पॉइंट थे, 2 पॉइंट हो चुके हैं, एक फर्स्ट एंड सेकंड, और सेकंड में ये थर्ड पॉइंट चल रहा है। सेकंड में हमारा फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, फर्स्ट हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सेकंड हमारा नॉन बॉन्डिंग सॉरी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड थर्ड हमारा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखिए ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटम की इनर सेल, इसमें इनर मतलब आंतरिक या अंदरूनी सेल के यानी इनर सेल के एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन, किससे? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटम की इनर सेल के एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ठीक है। इनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इनमें प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग नहीं लेते, यानी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्ड के फॉर्मेशन में। क्लियर? अब समझ में आया आपको कि इसको मैंने सबसे लास्ट में और अलग से क्यों पढ़ाया? क्योंकि ये टॉपिक एकदम अकेला भी पूछा जा सकता है, वो केवल आपसे शॉर्ट नोट में ये पूछ सकते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ठीक है। ये सीधा पूछ सकते हैं, पूछे 3 हो जा सकते हैं, बट इसकी परसेंटेज ज्यादा है पूछे जाने की, ठीक है। तो भाग नहीं लेते हैं तथा इनकी प्रेजेंस में मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। यही रीजन है कि ये जो है ना ही इनमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ना ही वो इलेक्ट्रॉन के ना ही वो बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और इनकी प्रेजेंस से हमारी स्टेबिलिटी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही वो स्ट्रांगली बॉन्डेड रहते हैं और ना ही वो हमारे रिपल्सन करते हैं, ठीक है। इनकी एनर्जी भी शायद एवरेज होती है। इनकी एनर्जी कैसी होती है? अच्छा हाँ ये बताइए, इनकी एनर्जी कैसी होती है? इनकी एनर्जी लो होती है या हाई होती है? इनकी एनर्जी मीडियम होती है। क्या होती है? मीडियम, ठीक है, मिडिल में होती है, इसलिए ये इफेक्ट नहीं डालते हैं, ठीक है। क्लियर? और ये इनर सेल में होते हैं, मेन चीज ये है, ये इनर सेल में है, ये पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, तो इनकी एनर्जी से क्या लेना देना, ठीक है। एनर्जी तो उनकी होती है ना, उनकी एनर्जी से इफेक्ट पड़ता है मॉलिक्यूल पर जिनके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके तो बॉन्डिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो एनर्जी पर भी कोई इफेक्ट, इनकी एनर्जी से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इनर सेल के हैं, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे हमारी थ्योरी थी हुंड मुल्कन थ्योरी, उसके पॉइंट नंबर 3 को, ठीक है। अभी तक तो हमारी जो एमओटी थी हुंड मुल्कन थ्योरी जिसको हम बोलते हैं, उसका हमने पॉइंट नंबर 1 और 2 पढ़ लिया था, तो पॉइंट नंबर अब 3 है। तो पॉइंट नंबर 3 क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स कॉम्बिनेशन करके
क्या करती हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। लेकिन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बनने के लिए फॉलोइंग कंडीशन होती हैं, ठीक है। देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, जैसा कि आप जानते हैं, एक एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं या फिर उसमें भाग लेती हैं, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है, तो वो कंडीशन क्या है, लाइन से आपको 3 दी गई है, बल्कि 4 कंडीशन है, और जो 4th नंबर की कंडीशन है उसमें भी A B C पॉइंट करके होंगे, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी की होनी चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको बनाना है तो एटॉमिक ऑर्बिटल, एटम की जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो सेम एनर्जी की होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की सिमेट्री सेम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सिमेट्री उनकी सेम होनी चाहिए। देन थर्ड पॉइंट क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैपिंग जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। ओवरलैपिंग कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग से क्या बनता है, हमारा जो है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड का। आप पीछे पढ़ चुके हैं कि मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है तभी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है, उसमें क्या है, इसी पॉइंट को ओवरलैपिंग, इस जो हमारा ये पॉइंट है थर्ड वाला, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैपिंग मैक्सिमम होनी चाहिए। तो ओवरलैपिंग आपको पता है, एसएस ओवरलैपिंग होती है, एस ऑर्बिटल, उसके बाद पीएक्स ऑर्बिटल, पीवाई ऑर्बिटल, एसपीएक्स ऑर्बिटल, ठीक है। तो जब आपको पता है ओवरलैपिंग मैक्सिमम होनी चाहिए, तो ओवरलैपिंग अगर आप मैक्सिमम की बात करें तो 4th पॉइंट में जो A B C, एक सी पॉइंट और है जो इसके बाद में कराऊंगा, बोर्ड पे जगह नहीं बची थी इसलिए, ठीक है। अभी इसको समझा देता हूँ, फिर आप इसको नोट कर लेना, तो मैं नेक्स्ट पॉइंट समझाऊंगा, ठीक है। तो ए क्या है, ए पॉइंट है 4th में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन 2s ऑर्बिटल्स। 2s ऑर्बिटल जब सेम ऑर्बिटल जो होते हैं, या तो अगर आपको ओवरलैपिंग मैक्सिमम करानी है तो या तो आप एसएस के बीच में करवाओ ओवरलैपिंग, ठीक है, या फिर आप पीएक्स के बीच में कराओ, ठीक है, या फिर पीवाई के बीच में कराओ, ठीक है, या फिर पीजेड के बीच में ओवरलैपिंग कराओ, ठीक है। तो ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगी, ठीक है। और यदि आप, और इसी ओवरलैपिंग अगर मैक्सिमम होगी तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और यदि आप ऐसे कराते हैं कि S और PX ओवरलैपिंग कराते हैं तो ओवरलैपिंग मिनिमम होगी, और जिससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का, जो कि हमें करना नहीं है, हमें ओवरलैपिंग मैक्सिमम चाहिए, जो कि यहाँ कंडीशंस में हमें दी गई है, ठीक है। ये कंडीशन हमें फॉलो करना, ये जो 3 कंडीशन दी गई है और 4th कंडीशन ये दी गई है, इनको हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं आप लोग की सुविधा के लिए। तो देखिए हमारा, मैंने क्या बोला था, 4th का ये पॉइंट है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन 2s ऑर्बिटल। तो चलिए इसको समझते हैं। SS एडिशन, OR सब्ट्रैक्शन, यानी SS ओवरलैपिंग जो है उसमें एडिशन भी हो सकती है और सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है। और का मतलब अथवा, ठीक है, जो हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट है वो समझ लें, ठीक है। और का मतलब अथवा। तो सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग से बने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, जो हमारा इनसे बनता है, एसएस की एडिशन या सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग से बनता है, उसे हम सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। एडिशन ओवरलैपिंग से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसको सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, तथा सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग से जो बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसको हम सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर बी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2px एटॉमिक ऑर्बिटल, 2px ऑर्बिटल, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही बोलेंगे क्योंकि ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही होती है ना। तो px एडिशन, OR सब्ट्रैक्शन, ओवरलैपिंग से बने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। एडिशन ओवरलैपिंग से बने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, तथा सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग से बने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं, ठीक है।
मैं आपको जो नोट्स हैं वो इतने अच्छे से अरेंज करा रहा हूं कि आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही इनको पढ़कर याद करके कुछ चेंज नहीं करना है, आपको तरीका भी अपना नहीं अपनाना है, ठीक है। और यदि आप सेम इनको एग्जाम में क्वेश्चन आता है बीबीटी या एमओटी से लेकर और सेम यही पॉइंट सेम ऐसे लिख कर आएंगे तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, यदि आप सब कुछ सही लिख कर आते हैं तो इसलिए टेंशन ना लें, ठीक है। मिक्सअप लैंग्वेज वालों के लिए ये सबसे बढ़िया हमारा चैनल है। इसके अलावा आपको पूरे यूट्यूब पर कोई भी चैनल नहीं मिलेगा जो आपको केमिस्ट्री का मिक्सअप लैंग्वेज में सिलेबस कंप्लीट कराता हो, ठीक है। बाकी कराते हैं ऐसा नहीं बात है, लेकिन मिक्सअप लैंग्वेज में कोई नहीं कराता, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम समझ के मैंने आपके लिए ये चैनल क्रिएट किया और आपके लिए ये लेक्चर्स अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो और अपने स्टूडेंट्स को मतलब अपने जो दोस्त हो उनको शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका या नोट कर लीजिए इस वीडियो पॉज करके। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे अपना सी पॉइंट। तो हमारा सी पॉइंट क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू पी तो पी वाई का मतलब है दो पी वाई होंगे या फिर दो पीजेड ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। उनके कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। ये हमारा सी पॉइंट है। ए और बी जो है कि मैंने कराया था, ठीक है। तो टू पी वाई अथवा पीजेड ओआर यानी पीजेड ऑर्बिटल्स की साइड वाइज वहां पे क्या हो रहा था? कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो रही थी जिससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। ओवरलैपिंग भी मैक्सिमम हो रही थी ए और बी पॉइंट पे, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है? साइड वाइज ओवरलैपिंग से बने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग से हमेशा पाई बॉन्ड बनता है और कोएक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। एडिशन ओवरलैपिंग से बने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं तथा सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग से बने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। अब हमारे ये जो थर्ड पॉइंट था उसमें ये हमारे 3 पॉइंट थे। एक तो एसएस ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कराई थी पॉइंट ए में और बी में कराई थी टू पीएक्स ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग और उसके बाद अब पी वाई एंड पीजेड ऑर्बिटल से सी पॉइंट में करा रहे हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग, जिससे हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, या कर रहे हैं हम लोग। तो अब हमारा पॉइंट नंबर 4 है। अभी तक हम 3 पॉइंट कर चुके हैं, 3 में ये 3 पॉइंट थे। अभी हमारा पॉइंट नंबर 4 है जिसका मतलब हम ये बताने वाले हैं अब इसमें कि चलिए समझ लेते हैं करेक्ट। देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी से ज्ञात होता है कि लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन एंड नाइट्रोजन में एनर्जी का रिलेशन ऑर्डर फॉलोइंग टाइप से होता है, जैसे कि सिग्मा 1s लेस देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्डिंग NS एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s लेस देन सिग्मा 2s लेस देन पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz लेस देन सिग्मा 2px लेस देन पाई एंटी बॉन्डिंग 2py लेस देन पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz लेस देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px। आप इनको बोलना सीख लीजिए, ठीक है। तो इनको ऐसे बोलते हैं। ये हमारा ये हमारे मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान और उसके बाद कार्बन एंड नाइट्रोजन, उनका एनर्जी रिलेशन ऑर्डर कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, जैसे हमने इसको शो किया गया, ये जो ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ है। उसके बाद जबकि ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन में एनर्जी का रिलेशन ऑर्डर फॉलोइंग टाइप से होता है, ठीक है। F2 को फ्लोरीन बोलते हैं और नियोन Ne को नियोन बोलते हैं, ठीक है। तो सिग्मा 1s लेस देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s लेस देन सिग्मा 2s लेस देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s लेस देन सिग्मा बॉन्डिंग 2px लेस देन पाई बॉन्डिंग 2py इज इक्वल टू पाई बॉन्डिंग 2pz लेस देन पाई एंटी बॉन्डिंग 2py लेस देन पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz लेस देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px, ठीक है। ये इसका ऑर्डर होता है, ठीक है। तो अब देखिए आपने ये समझ लिया दोनों के ऑर्डर क्या होते हैं, एक तो इन मॉलिक्यूल्स के लिए और ये ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के लिए, ठीक है, एनर्जी का रिलेशन ऑर्डर। उसके बाद डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होती है वो कुछ फॉलोइंग रूल है उनके बेस पर होती है, ठीक है। जो इस मतलब कुछ रूल है उनके बेस पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जो है मॉलिक्यूल्स में होती है, ठीक है, जैसे ये आपको सीरीज दिखाई गई है, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ही तो हो रही है, पहले किस में होगी?
ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, ऐसे, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए इससे 1s से सिग्मा बॉन्डिंग 1s से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s बड़ा है, ठीक है, लेस देन है, क्योंकि आप जानते हैं स्टार से डिनोट किया जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए अनस्टेबल भी होते हैं, ठीक है। ये आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो जो हमारे रूल्स हैं जिनके बेस पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, उनको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तब तक आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर स्क्रीन जो अपनी वीडियो है उसको पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। हम रूल्स को अब समझेंगे। तो चलिए अब वो हम रूल्स को समझ लेते हैं जिनके बेस पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। तो आइए देखते हैं रूल। हमारा पहला रूल क्या है, पॉइंट नंबर 4 था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी एमओटी थ्योरी का पॉइंट नंबर 4, जिसमें ये 3 रूल हमें बताने हैं, ठीक है। तो हमारा पहला रूल क्या है, इलेक्ट्रॉन पहले उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल होता है जिसकी एनर्जी सबसे क्या होती है, सबसे कम होती है। उसके बाद एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है, ये है अकॉर्डिंग टू द अबाउ प्रिंसिपल, मतलब अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होती है, ठीक है। तो ये सब रूल आप वैसे तो पहले भी जानते हैं, क्योंकि आप अच्छे से पढ़कर आए हैं इन्हें 11th या 12th क्लास में, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा। आप बाहु का नियम या आप बाहु का सिद्धांत, हुंड का नियम, और उसके बाद पाउली का बर्जन सिद्धांत, है ना, ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा। वहां बर्जन लिखा होता है, यहाँ बस इंग्लिश में लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट, सेम एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, सेम एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल होता है या फिल करते हैं, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। अगर कोई मान लीजिए आपके पास ऑर्बिटल मान लीजिए p है, ठीक है, ये p मान लिया, तो एक इसमें px होता है, एक py होता है, एक pz होता है। कुछ ऐसी तो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py एंड pz, px, py एंड pz, और पूरे को मिला के एक हमारा क्या बनता है, ये p ऑर्बिटल, ठीक है। क्या होता है ये p ऑर्बिटल, ठीक है, ये p ऑर्बिटल हो गया। तो इस p ऑर्बिटल में हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे, पहले तो एक ऐसे फिल होगा क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल होता है, वही ये सेकंड रूल है, जिसको हम हुंड का रूल यानी अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल यानी हुंड के नियम के अनुसार, ठीक है, सेकंड वाला। तो थर्ड रूल हमारा क्या है, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं जिसकी स्पिन क्या होती है, अपोजिट होती है। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया, मान लीजिए हमने s ऑर्बिटल ले लिया, उसमें हम इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, एक तो ऐसे होता है और एक कभी भी ऐसे फिल नहीं होगा, ठीक है, ये रॉन्ग फिल होता है। आप कभी भी क्लॉकवाइज फिल नहीं कर सकते, ठीक है, और ना ही एंटी क्लॉकवाइज फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पिन हमेशा अपोजिट होनी चाहिए, जो कि कुछ इस प्रकार से होगी, क्या होगी, एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, ये राइट फिलिंग है यानी सही फिलिंग है। ये कौन सा रूल है, अकॉर्डिंग टू दिस पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो पाउली का बर्जन सिद्धांत है ये, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है। तो अब हम एक बार ओवरव्यू समझ लेते हैं 3 रूल का। देखिए अबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है पहले उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है, उसके बाद एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। सेकंड रूल है हमारा हुंड रूल, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, पहले ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन फिल होता है, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है। और हमारा थर्ड रूल क्या है, ये हमारा पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग ये होता है किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है, और जिनकी स्पिन भी क्या होगी, अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है, या होती है, ठीक है। तो ये तीनों रूल आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हमारा एमओटी थ्योरी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में लास्ट पॉइंट नंबर 5 बचता है, ये पॉइंट 4 था, पॉइंट नंबर 5 और बचता है, जो कि इस पूरी थ्योरी में वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है, ठीक है, जो कि जिसका नाम क्या है, बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, उसका नाम क्या है, बॉन्ड ऑर्डर, जिसका आपको मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा और फिर उसके बारे में कुछ 5-6 एग्जांपल्स भी मैं आपको कराऊंगा, जो प्रीवियस एग्जाम में जब ईयर वाइज आपका एग्जाम था या फिर जो इससे पहले फर्स्ट सेमेस्टर हो चुका है
क्योंकि आप तो जब ये फर्स्ट बार सेमेस्टर आया था, सेमेस्टर जो प्रणाली आई थी, तो आप तो सेकेंड बार आए हैं, मतलब एक बार सेमेस्टर स्टार्ट हो चुके हैं, वो बच्चे शायद अब 5th सेमेस्टर में हैं। ठीक है, जो जब ये प्रणाली आई थी एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो सेमेस्टर प्रणाली थी, तो उसमें जो पहली बार सेमेस्टर लागू हुआ था, तो उस सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है वो 5th सेमेस्टर में होंगे। ठीक है, तो आप लोग आए, फिर उसके बाद एक सेमेस्टर और चल रहे हैं, जो अब 3rd सेमेस्टर में स्टूडेंट होंगे। उसके बाद अब आपका एडमिशन हुआ, तो आप 1st सेमेस्टर वाले हैं। ठीक है, तो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको इस बॉन्ड, जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराने वाला हूँ, पॉइंट नंबर 5 बॉन्ड ऑर्डर, उसके बेस पर कुछ जो क्वेश्चन होंगे वो आपको करा दूंगा और इस चैप्टर को यहीं पे फिनिश कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक लेक्चर आपके पास और आएगा, लेक्चर नंबर हमारा होगा वो 19, ये 18 है। तो हमारा फर्स्ट यूनिट जो है, सॉरी यूनिट नंबर जो हमारी सेकंड है, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल, वो हमारी 19 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। और जो अगली यूनिट है, यूनिट नंबर 1st एंड 3rd, वो सब आपकी 2-2, 3-3 लेक्चर में कंप्लीट में करा दूंगा। ठीक है, तो आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी, मैं आपको वीडियो थोड़ी लेंथ बढ़ा दूंगा, लेकिन आपकी जो है सिलेबस लगभग कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप वैसे भी सपोर्ट तो दिखा नहीं रहे हैं, यदि आप सपोर्ट दिखाते तो मैं वीडियो जल्दी जल्दी प्रोवाइड कराता, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि मैं आपके लिए मोटिवेशन आए मुझे, और मैं आपके लिए जो लेक्चर्स हैं वो जल्दी जल्दी प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं अपने टॉपिक बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। और बॉन्ड ऑर्डर समाप्त होते ही आपका टॉपिक भी एमओटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पॉइंट नंबर 5 है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर को फॉलोइंग टाइप से डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस का हाफ ही बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के डिफरेंस का हाफ ही बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, जो यहाँ डेफिनेशन में लिखा गया, आपको ये टॉपिक अलग से भी आ सकता है, पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट में कि बॉन्ड ऑर्डर को डिफाइन कीजिए, इसलिए आप इसमें इंपॉर्टेंट निशान लगा लीजिएगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर को कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जो हमने डेफिनेशन में बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इन दोनों का डिफरेंस का हाफ ही हमारा बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। तो इसको हम चूंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नंबर है तो हम Nb से डिनोट कर सकते हैं इसको, कैपिटल N कैपिटल B से, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो A और N यानी Na से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको आप याद करना चाहें तो ऐसे याद करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप याद करेंगे तभी आगे जो मैं आपको 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा इस टॉपिक बॉन्ड ऑर्डर से बेस्ड। ठीक है, वो कल एक आपको लेक्चर मिलेगा, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। जो आपका नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा उसमें आपको मैं 5-6 क्वेश्चन एक ही लेक्चर में करा दूंगा, लगभग 40-45 मिनट के लेक्चर में, और आपके वहीं पे ये चैप्टर वहीं पे फिनिश हो जाएगा, ये वाली यूनिट। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर से हमें फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, जैसे कि नंबर 1, बॉन्ड ऑर्डर यदि पॉजिटिव नंबर में है तो मॉलिक्यूल स्टेबल है। क्या है? मॉलिक्यूल स्टेबल है। और यदि बॉन्ड ऑर्डर 0 या नेगेटिव नंबर है तो मॉलिक्यूल क्या होगा? अनस्टेबल। यदि बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव नंबर में है तो मॉलिक्यूल स्टेबल है, और यदि बॉन्ड ऑर्डर 0 या नेगेटिव नंबर में है, माइनस में या फिर 0 है, तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। ठीक है, और नंबर 2 पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर से बॉन्ड्स की नंबर के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। क्या इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है चलिए जानते हैं। जैसे कि बॉन्ड ऑर्डर यदि 1 है तो सिंगल बॉन्ड, 2 है तो डबल बॉन्ड, और यदि 3 है यानी 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड बने हैं। ठीक है, उस मॉलिक्यूल में। क्लियर ना? तो आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है?
यदि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो मॉलिक्यूल क्या होगा, तो मॉलिक्यूल आपका होगा डायामैग्नेटिक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और यदि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा मॉलिक्यूल क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन, आपके दोनों फिल हैं ऐसे, तो आपका क्या होगा, आपका होगा डायामैग्नेटिक। और यदि एक भी अनपेयर्ड है, ठीक है, यदि आपका पी ऑर्बिटल हम ले लेते हैं, ठीक है, पी ऑर्बिटल यदि ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, और इसमें से एक भी अनपेयर्ड है, अगर हम इसको ऐसे कर दें तो पैरामैग्नेटिक, और अगर इसको ऐसे हटा दें तो डायामैग्नेटिक। सॉरी, अगर हम इसको ऐसे कर दें तो डायामैग्नेटिक, क्योंकि अगर फिल होते, पूरे पेयर होते हैं, पेयर को डायामैग्नेटिक बोलते हैं, तो देखिए डायामैग्नेटिक हो जाएगा। और एक भी ऐसे अगर हम इसको अनपेयर कर दें, एक भी इलेक्ट्रॉन हटा दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। आपको ये बहुत ही हेल्प करेगा। आपको तो यही बताना पड़ेगा कि इसमें बॉन्ड कितने हैं, यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना है, आपको ये बताना पड़ेगा। डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है। ये आपसे जो क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे वो क्या होंगे कि इस बॉन्ड ऑर्डर टॉपिक के बेस पे आपसे जो मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा उसमें यही पूछा जाएगा कि बॉन्ड क्या है, डबल है, ट्रिपल है या सिंगल है इस मॉलिक्यूल में, जो आपको मॉलिक्यूल गिवन होगा। और उसके बाद ये पूछा जाएगा कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा। यदि आपका नंबर बॉन्ड नंबर यदि बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो सिंगल बॉन्ड है, डबल है 2 है तो डबल बॉन्ड है, और 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड है। और यदि आपका स्टेबल और अनस्टेबल की बात है तो यदि पॉजिटिव नंबर आएगा तो आपका स्टेबल होगा, 0 या नेगेटिव आएगा तो अनस्टेबल होगा। और उसके बाद थर्ड पॉइंट हमें ये बताएगा, आपको ये भी उसमें ज्ञात करना पड़ेगा, यदि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो वो तो हमारा डायामैग्नेटिक होगा मॉलिक्यूल, और यदि एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड उसमें हुआ तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। तो आशा करते हैं आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेक्चर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यदि कोई भी डाउट हो, लेक्चर थोड़ा लंबा है लेकिन आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। और इसके नोट्स बनाते चलिए साथ साथ में। चैप्टर फिनिश होने वाला है, आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ 5-6, जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए तो आप तुरंत कर सके, ठीक है। तो चलिए, आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एंड जय हिंद।